So, dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we have discussed already this pollination. जो pollination टॉपिक इस एम्ब्रियोलॉजी में आता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमने वो कंप्लीट किया है, डिस्कस किया है. तो उसमें हमने पहले pollination को डिफ़ाइन किया, तो उसके बाद मैंने बताया pollination टाइप्स. तो उसके बाद मैंने इसमें कहा सेल्फ pollination या ऑटोगैमी. Second is called as geitonogamy. Third is called as allo or xenogamy or cross pollination. तो उसके बाद मैंने कहा कि देयर आर फैक्टर्स और एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन. तो उसमें मैंने बताया देयर आर टू फैक्टर्स, बायोटिक एंड बायोटिक. तो उसके बाद वो हमने डिस्कस किया विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैरिड बाय एनिमल्स. इसमें ज़्यादा स्ट्रेस हमने इंसेक्ट्स पर दिया, तो वो हमने कंप्लीट डिस्कस किया. तो अब तो यहाँ पर आप पॉलिनेशन मान लीजिए दिस इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यहाँ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. दिस इज स्टिग्मा है ना, दिस इज स्टाइल एंड दिस ओवरी. तो जब पॉलिनेशन होती है तो हमने एज डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं. तो जब ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर पड़े, पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई, अब क्या होता है आगे? सो दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स. यानी पॉलिनेशन के बाद क्या होता है इन पोलन ग्रेन्स के साथ, कौन सी प्रोसेस यहाँ होती है? तो पहला जो फर्स्ट यहाँ पर स्टेप आता है दैट इज़ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है ऐसी हेडिंग, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बताया ये जो पोलन ग्रेन्स आते हैं इस पर. तो मैं पहले ये बताऊँ जब पॉलिनेशन होती है, तो पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स जब आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस पर राइट पोलन ग्रेन्स आएंगे, है ना. ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो हवा में पोलन ग्रेन्स हैं तो वो इस स्टिग्मा पड़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आएंगे तो इस स्टिग्मा पर पड़ेंगे. या अगर मान लो इंसेक्ट्स की वजह से, तो इंसेक्ट एक ही प्लांट विज़िट नहीं करेगा, ये एक ही फ्लावर विज़िट नहीं करेगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विज़िट करेगा. तो इसके बॉडी के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स आएंगे. तो सारे जब ये यहाँ पर आएगा, इंसेक्ट इसको विज़िट करेगा, तो ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पड़ सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर आप देखना वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलन्स. One may be called as right pollen, right pollen. Second is called as wrong pollen, है ना, wrong pollen. तो right pollen वो है जो इसको ज़रूरत है, जो यहाँ पर उसके बाद प्रोसेस कंटिन्यू करेगा. तो wrong pollen वो है जो इस पर पड़ेगा भी, पड़ सकता है, लेकिन वो फर्दर प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू नहीं करेगा. तो जो right pollen grain है उसको हम कहते हैं कंपटेबल. दैट इज कॉल्ड एज, लिखो आप, कंपटेबल पोलन ग्रेन्स. तो जो रॉन्ग पोलन ग्रेन है उसको हम कहेंगे इनकम्पटेबल पोलन ग्रेन या पोलन. तो ये दो तरह के पोलन ग्रेन इस पर आ सकते हैं. रॉन्ग भी पोलन ग्रेन हो, वो इससे मिलता जुलता नहीं हो, मगर वो भी इस पर पड़ सकता है, वो इसको फर्दर प्रोसेस करेगा. राइट पोलन ग्रेन या कंफर्टेबल वो भी इस पर पड़ सकता है. तो यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल ये कंफर्टेबल पोलन ग्रेन है, तो दिस इज़ यहाँ पर जिसको हम मेंशन करेंगे और कलर से. मान लो यहाँ पर ये इनकम्फर्टेबल पोलन ग्रेन है ना, दिस इज इनकम्फर्टेबल पोलन ग्रेन ICP. तो दोनों इस पर पड़ेंगे. तो जो कंफर्टेबल पोलन ग्रेन है, जो राइट पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको ये और रिसीव भी करेगा. तो जो जिस इनकम्फर्टेबल पोलन ग्रेन है, रॉन्ग पोलन, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. जब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करे तो रिसीव भी नहीं करेगा. तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पर दो रिएक्शंस होते हैं. वन इज कॉल्ड एज रिजेक्शन रिएक्शन.
Second is called as reception reaction. Reception reaction. And after pollination, आप सब लिखो after pollination, when pollen grain is both compatible and incompatible, both compatible and incompatible, falls on stigma, both compatible and incompatible, falls on stigma. So here two types of reaction take place. Here two types of reaction takes place. अगर ये पोलन ग्रेन कंपटेबल हो, ये राइट पोलन ग्रेन हो, तो यहाँ पर ये उसको रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा. सो उस वक्त जो रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्शन रिएक्शन. है ना, कहे कि जब हम किसी होटल में खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ रिसेप्शन काउंटर, वो रिसीव करते हैं गेस्ट्स को, वो रिसीव करते हैं कस्टमर को. इसी तरह यहाँ पर भी जो स्टिग्मा है, तो इसमें इसका जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, ये जो इसके कंफर्टेबल पोलन ग्रेन उनको रिसीव करता है, तो यहाँ पर रिसेप्शन रिएक्शन होती है. अगर मान लो अब पोलन ग्रेन रॉन्ग हो, ये उसका पोलन ग्रेन नहीं है, या दिस कॉल्ड एज इनकम्फर्टेबल पोलन ग्रेन, सो देयर विल बी रिजेक्शन रिएक्शन. ये उसको रिजेक्ट करेगा, रिसीव नहीं करेगा. भाई यहाँ खाना नहीं मिलेगा, आप दूसरे होटल पे जाओ, ठीक है, या आप यहाँ तो आपको आपके लिए ये स्टिग्मा नहीं है, आप दूसरे स्टिग्मा पर जाओ. सो फॉर राइट पोलन ग्रेन्स देयर विल बी रिसेप्शन रिएक्शन, फॉर रॉन्ग पोलन ग्रेन्स देयर विल बी रिजेक्शन रिएक्शन. क्लियर? तो जब ये नाउ मान लो ये इनकम्फर्टेबल पोलन ग्रेन ये तो रिजेक्ट हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर अब एक्सेप्ट हुए कौन? कंफर्टेबल पोलन. यहाँ पर डायलॉग होगा एक. नाउ देयर विल बी ए डायलॉग. आप लिखो देयर विल बी ए डायलॉग between pollen grains या compatible pollen grains and pistil. Between compatible pollen grains and pistil, there will be a dialogue. तो डायलॉग बात यहाँ ये बातें करेंगे, अरे भाई कहाँ से आए हो, क्या कहाँ आपकी ज़ात क्या है, किस प्लांट से ताल्लुक़ है. तो यहाँ पर ये स्टिग्मा जो है ये केमिकल रिलीज़ करेंगे. जो स्टिग्मा होते हैं ये केमिकल्स रिलीज़ करेंगे. ये तो जो स्टिग्मा है ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेगा यहाँ पर. ठीक, तो केमिकल्स यहाँ पर देखेंगे क्या ये पोलन ग्रेन कंफर्टेबल है या इनकम्फर्टेबल है. सो देयर विल बी द डायलॉग विल बी, आप लिखो द डायलॉग भी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इंटरेक्शन. In the form of chemical interaction produced by stigma and pollen grains. ठीक, तो अब ये कंफर्टेबल है, अब इंटरेक्शन हुई, तो आप जब इंटरेक्शन हुई अपने हैं, कंफर्टेबल हैं, राइट पोलन ग्रेन्स हैं, तो उसके बाद ये इनके लिए खाना पीना लाएंगे, है ना. स्टिग्मा नाउ इट विल प्रोवाइड फूड मटेरियल फॉर दिस पोलन ग्रेन्स, है ना. जब कोई हमारे घर में कोई रिलेटिव आता है तो जाहिर सी बात है उसका इस्तकबाल हम करते हैं, चाय लाते हैं, खाना लाते हैं ना. थोड़ी ही गैर आएगा तो हम उसको चाय देंगे ना, जब आएगा यहाँ पर तो अपना होगा. इसी तरह जो स्टिग्मा है, जब कंफर्टेबल पोलन ग्रेन आया, डायलॉग विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इंटरेक्शंस, तो केमिकल रिलीज होंगे, रिएक्शन होगी यहाँ पर, आइदर दैट में बी रिजेक्शन और, तो ड्यूरिंग रिएक्शन रिसेप्शन रिएक्शन, तो यहाँ पर ये उसको पता चला दीज पोलन ग्रेन्स दे आर कंफर्टेबल, तो नाउ इट विल प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स. आफ्टर रिसेप्शन द स्टिग्मा विल प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स. ये अब न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करेगी इन द फॉर्म ऑफ शुगर एट्सट्रा. बहुत से यहाँ न्यूट्रिएंट्स होंगे रिलीज, तो वो इस पोलन ग्रेन को फीड करेंगे. यहाँ पर ये पोलन ग्रेन है, इनको अब ये फीड करेंगे. ठीक, सो दीज न्यूट्रिएंट्स विल फीड पोलन ग्रेन्स.
these nutrients will feed pollen grains. तो जो ही ये फूड मटेरियल इन पोलन ग्रेन को प्रोवाइड होगा तो उनकी जर्मिनेशन अब होगी, इनकी जर्मिनेशन होगी। तो अगर आपको याद होगा जब मैंने पोलन का स्ट्रक्चर बताया तो उस वक्त मैंने बताया इस पोलन के दो वाल्स होते हैं, एक तो आउटर होता है, एक तो इनर होता है। जो आउटर दैट इज़ कॉल्ड एज स्पोरोपोलोनिन, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पोरोपोलोनिन। तो कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। ये जो पोलन ग्रेन है तो इसके कुछ प्लेसेस पर ये जो स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर पोर बनता है, दैट पोर इज कॉल्ड एज जर्म पोर, दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। जो ही इनको न्यूट्रिशन मिलेगी तो ये यहाँ से एक ट्यूब बनाएंगे, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। सो आफ्टर providing nourishment from stigma, the pollen grains will now germinate and produce a tube-like structure called as germ tube. आप pollen tube भी लिख सकते हैं, called as pollen tube. इसको हम pollen tube कहते हैं, ये प्रोड्यूस होगा। तो हमें पता है ये pollen grain जो होता है यहाँ पर, दिस इज पोलन ग्रेन। बोर्ड की तरफ आप देखो, ये पोलन ग्रेन है। तो हम जानते हैं इस पोलन ग्रेन में गैमेट्स होते हैं। अगर आपको याद होगा जब मैंने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट पढ़ाया या पोलन ग्रेन, उस वक्त मैंने कहा यहाँ पर सेल जो डिवाइड होती है इसमें वेजिटेटिव सेल बनती है और जनरेटिव सेल बनती है। जब इसे माइक्रो डिवाइड होता है माइक्रोस्पोर तो दो सेल्स बनाता है, टू सेल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल इसमें स्मॉल होती है, ये फ्लोट करती है इस वेजिटेटिव सेल में। तो वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड हैज स्टोर्स फूड मटेरियल। तो उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर दो चांस है, अगर आपको याद होगा उस वक्त मैंने कहा यहाँ दो चांसेस है। एक चांस यहाँ से या पोलन ग्रेन, इट इज़ टू सेल स्ट्रक्चर, ये अब उठेगा, इट विल कैरी परफॉर्म पॉलिनेशन। तो अगर ये पॉलिनेशन, हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन हुई पोलन ग्रेन की, ये टू सेल स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको याद होगा मैंने कहा 60% जो एंजियोस्पर्म फैमिलीज़ है, प्लांट्स है, उनमें जब पोलन ग्रेन पॉलिनेट या ट्रांसफ़र होता है एंथर से, उसमें दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, सेकंड जनरेटिव सेल। तो उसके बाद जब ये इस पर पड़ता है, बाद में यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होती है, तो ये दो गैमेट्स बनाती है। ठीक, यहाँ पर जो सेल है अब ये डिवाइड होगी तो ये जनरेटिव सेल दो गैमेट्स बनाए, तो यहाँ पर एक 3 सेल स्ट्रक्चर होगा। यानी ये प्रोसेस बाद में होगी आफ्टर पॉलिनेशन। इन सम केसेस गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन, ये पॉइंट आप लिखो। इन सम पोलन ग्रेन्स गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन, टेक्स प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, चाहे नीट का एग्जाम हो। यानी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स जब पॉलिनेशन होती है, जो पोलन ग्रेन इनमें ट्रांसफ़र होता है, हाउ मेनी सेल्स इट कैरी, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, क्लियर। तो मैंने यहाँ बताया 2 सेल। तो ये एक चांस है। लेकिन कुछ फैमिलीज 40% जब रहे, उनमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है ये डिवाइड होता है। पहले तो ये वेजिटेटिव सेल बनाता है और जनरेटिव सेल बनाता है, तो उसके बाद ये भी पॉलिनेशन इसकी नहीं होती है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि ये जो जनरेटिव सेल है ये भी डिवाइड होती है इसी पर, मेल पार्ट ही पर। पहले ये जनरेटिव सेल डिवाइड होती है, यहाँ पर ये गैमेट्स बनाता है। तो इसमें कितने सेल्स आएंगे अब? 3 सेल्स। सो यहाँ पर 3 सेल्स बने, 1 इज वेजिटेटिव सेल, 2 आर गैमेट्स। तो अब इसकी पॉलिनेशन होगी। मैंने कहा दो चांस है, या तो गैमेट्स बाद में बनेंगे आफ्टर पॉलिनेशन, यानी जो जनरेटिव सेल इट विल डिवाइड आफ्टर पॉलिनेशन, या इट विल डिवाइड बिफोर पॉलिनेशन, क्लियर। फर्स्ट इट विल बी इन 2 सेल स्ट्रक्चर, इन लेटर इट विल बी 3 सेल स्ट्रक्चर, क्लियर। तो अब मान लो चाहे ये बाद में होगी या पहले होगी, तो ये मैंने बताया। अब तो ये पोलन ग्रेन जो यहाँ पर है, जब इसको नरिशमेंट मिली यहाँ पर ये पोलन ग्रेन है,
इसको नरिशमेंट मिली, तो ये क्या करेगा, जो इसमें जर्म पोर है तो यहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगी। मान लो इस पर 4, 5, 6, 7 पोलन ग्रेन्स होंगे, ऑल आर कंफर्टेबल, हर एक पोलन ट्यूब बनाएगा। तो बाद में जो पोलन ट्यूब पहले यहाँ इस ओवरी में पहुँचेगा उसको फर्टिलाइजेशन कैरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आफ्टर, तो ये जब पोलन ट्यूब बन गया यहाँ पर जब बन गया, उसके बाद ये इसमें जो कंटेंट होते हैं मेल गैमेट्स, तो वो मेल गैमेट्स इस पोलन ट्यूब में आते हैं। सो आफ्टर आप लिखो, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ या आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम पोलन ग्रेन, the male contents or gametes are carried to pollen tube। तो अब ये पोलन ट्यूब में जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ये पोलन ट्यूब आपको पता है, जब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिटेल्स में पढ़ाया तो उसमें मैंने कहा यहाँ पर स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो ओवरी में मैंने कहा कि अंदर से उसमें ओव्यूल्स होते हैं, है ना। मान लो यहाँ पर एक ओव्यूल है, तो यहाँ पर ये इंटीग्यूमेंट्स है, यहाँ पर ये इंटीग्यूमेंट्स है, तो ये ओवरी है, दिस इज ओवरी वाल, OW ओवरी वाल, अंदर से दिस इज ओव्यूल, ये मान लो ओव्यूल है। तो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट होता है या फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रियो सैक, मान लो दिस इज एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक जो है, अगर आपको याद होगा मैंने कहा उस वक्त जब इसकी डेवलपमेंट होती है तो इसमें 7 सेल, जनरली इन मोस्ट केसेस देयर आर 7 सेल्स, ठीक है। तो इसमें 3 एग apparatus बनाते हैं, यहाँ पर एग apparatus, तो यहाँ पर 3 एंटीपोडल्स बनाते हैं, और सेंटर में जो होते हैं 2 न्यूक्लियस, वो सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये अब नीचे जाएंगे, ये कहाँ पर नीचे जाएंगे, कौन, ये पोलन ट्यूब, जितने पोलन ग्रेन्स में होंगे वो जर्मिनेट होंगे, तो उतने पोलन ट्यूब नीचे जाएंगे थ्रू स्टाइल, और इनका एम जो है टू रीच दिस एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर जब आते हैं पोलन ग्रेन, मान लो यहाँ पर आ गए वो दिस पोलन ग्रेन, ये यहाँ पर आ गया पोलन ट्यूब, तो ये अपने साथ जो कंटेंट इसमें होते हैं 2 मेल गैमेट साथ लाता है। तो उसके बाद ये इस ओव्यूल में दाखिल होता है। तो दाखिल होने के तरीके 3 हैं यहाँ पर, या 3 रास्ते हैं। यानी जो पोलन ट्यूब है, जब ये एम्ब्रियो सैक में जाएगा और मेल कंटेंट्स वहाँ डिस्चार्ज करेगा, तो इसके 3 तरीके हैं। एक तो अगर आपको याद होगा मैंने कहा ओव्यूल जो है, इस ओव्यूल में माइन्यूट पोर होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, माइन्यूट पोर होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो ये पोलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल के थ्रू इस एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा, एक तरीका है। तो दैट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी, दैट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। सेकंड तरीका जो है, ये कभी इन इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू जाएगा अंदर, यानी फर्स्ट इज माइक्रोपाइल, फर्स्ट इज माइक्रोपाइल, सेकंड आर इंटीग्यूमेंट्स। जब इंटीग्यूमेंट थ्रू ये जाएगा, सो दिस कॉल्ड एज मीजोगैमी, इट इज कॉल्ड एज मीजोगैमी। इसको माइक्रोपाइल एंड भी कहते हैं। तो जो अपोजिट साइड इसको है, इट इज कॉल्ड एज चैलेजर आर कैलेजर साइड, चैलेजर आर कैलेजर साइड, जो भी आपको स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। CHALAZER, चैलेजर साइड पढ़ो या कैलेजर साइड पढ़ो। तो कभी कभी क्या होता है, पोलन ट्यूब यहाँ जो कैलेजर साइड है इसी थ्रू ये अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चैलेजोगैमी, कैलेजोगैमी, ठीक। तो ये 3 तरीके हैं या 3 वेज हैं जहाँ से ये पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल में दाखिल होता है, क्लियर। तो अब उसको ये मेल कंटेंट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होने, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है।
तो कभी कभी क्या करते हैं हम, कभी कभी हम आर्टिफिशियल तरीके से भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये नेचुरल प्रोसेस है। आप यहाँ तक लिखो, तब आप लिखो, द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक या इनटू ओव्यूल, इट एंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू आइदर थ्रू माइक्रोपाइल ब्रैकेट में आप लिखो पोरोगैमी, थ्रू इंडिग्यूमेंट्स, तो आप ये लिखो मीजोगैमी, और थ्रू कैलेजल एंड, दैट इज कॉल्ड एज कैलेजोगैमी, दैट इज कॉल्ड एज कैलेजोगैमी। क्लियर? तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये पॉलिनेशन नेचुरली होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारी डिज़ायर होती है कि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे इससे ज़्यादा, तो उस वक्त हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैरी ऑन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल या आप लिखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक? तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, तो इसमें हमारी चॉइस है, हम किस फ्लावर से पोलन ग्रेन्स लाएंगे, ठीक है, ये हमारी चॉइस है। किस स्टिग्मा पर रखेंगे, ये हमारी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। अगर फ्लावर बाइसेक्चुअल हो, आप लिखो फर्स्ट केस, ये पहला लिखा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर दो चॉइस है। वन, देयर मे बी द फ्लावर मे बी आइदर bisexual or it may be unisexual। तो फ्लावर्स आप देखते हैं कभी कभी इस प्लांट में, इसमें दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस कंडीशन इज देयर। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मेल सेक्स के लिए अलग प्लांट होता है, फीमेल सेक्स के लिए अलग प्लांट, या कुछ ऐसे भी हैं क्यूकरबिटेसी फैमिली में प्लांट तो एक ही होता है लेकिन दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, मेल अलग फ्लावर होता है, फीमेल अलग। अगर प्लांट बाइसेक्सुअल हो, इस फ्लावर में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, तो इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले हमने यहाँ से मेल पार्ट को रिमूव करना है। आप समझ में आ गया आपको? देखो मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करनी है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में क्या करेंगे, हम किसी जिस प्लांट से हम चाहेंगे फ्लावर से चाहेंगे वहाँ से एंथर लाएंगे और इसको डस्ट करेंगे स्टिग्मा पर, ठीक है, उसको डस्ट करेंगे किस पर, इसको पास। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ पर इसको हमने रिमूव करना है मेल पार्ट को, तो क्योंकि ये पहली इसमें पॉलिनेशन कर सकता है ना, तो इसको हमने रिमूव करना है। तो या इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। आप ये देखो, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वी हैव टू कैरी इमैस्कुलेशन, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वी हैव टू कैरी इमैस्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या है, वी आर कैरिंग दिस पॉलिनेशन मैन्युअली, हम हैंड पॉलिनेशन कराएंगे, क्योंकि हम फ्लावर से एंथर लाएंगे तो उस एंथर को डस्ट करेंगे स्टिग्मा पर, इस पर है ना, डस्ट करेंगे तो पोलन यहाँ पर पड़ेंगे, तो मैन्युअली करना है। लेकिन अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, इसमें दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, तो हमने इस मेल पार्ट को रिमूव करना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। यानी आप लिखो, इमैस्कुलेशन में भी डिफाइन एज अ प्रोसेस टू रिमूव, एज अ प्रोसेस टू रिमूव मेल सेक्स ऑर्गन without causing any damage to
विदाउट काजिंग डैमेज टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पॉलिनेशन इमैस्कुलेशन से पहले हम इसको बैगिंग करेंगे, इस पर ऊपर एक कवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कवर, बैगिंग, ताकि बाहर से कोई पोलन ग्रेन या ना आए इसमें। वो उससे पहले हम इसको इमैस्कुलेशन करेंगे, लेकिन यहाँ से पहले से पॉलिनेशन हुई होगी। तो यहाँ एक ख्याल रखना है, वी विल, आप लिखो, द स्टेप दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग is carried before emasculation in order to chuck natural cross pollination. Bagging is carried out in order to chuck natural cross pollination. वो ये किस में है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर वो मान लो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही सेक्स है, तो यहाँ इमैस्कुलेशन ज़रूरत नहीं है। तो इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर डाइशियस कंडीशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर डाइशियस कंडीशन, emasculation is not needed. In monosexual flowers or dioecious condition, emasculation is not needed. तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एंट्रेंस में भी आ सकते हैं। इमैस्कुलेशन इज कैरिड आउट इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये आ सकता है कंफ्यूजन के लिए। तो उसके बाद जब वहाँ हमने इमैस्कुलेशन की, तो फिर से हम बैगिंग करेंगे इसको, क्योंकि ताकि कोई बाहर से कोई पोलन ग्रेन ना आए। तो उसके बाद हम थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड स्टेप इज क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या पॉलिनेशन मान लो, क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन और पॉलिनेशन। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी प्लांट हमें डिज़ायर हो इसमें, तो वहाँ से मान लो यहाँ पे प्लांट है, फ्लावर है, तो इसमें ये मेल पार्ट है, तो यहाँ से हम एंथर लाएंगे, तो इसको डस्ट करेंगे, इसको फिर से ओपन करेंगे, इस फ्लावर को ओपन करेंगे तो इसके स्टिग्मा पर इस एंथर को डस्ट करेंगे ताकि पोलन ग्रेन इस पर बैठेंगे। तो दिस कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन और दिस कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। सो उसके बाद फिर से हम इसको बैगिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिबैगिंग। आफ्टर पॉलिनेशन रिबैगिंग इज कैरिड आउट। रिबैगिंग, फिर से इसको हम कवर करेंगे। तो दिस कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हम अगर चाहेंगे कोई नई वैरायटी बनानी हो, वो बनाएंगे जिसमें हाई यील्डिंग हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। तो ये हाई आर्टिफिशियल, यही मेंडल ने भी यही किया, मेंडल ने भी यही किया। तो अब जब पोलन ट्यूब यहाँ आ गया, तो इसके बाद हम देखेंगे ये पोलन ट्यूब, इसमें जो मेल कंटेंट्स है, जब इसमें जाएंगे तो किस तरह फर्टिलाइजेशन होगी या इसके बाद क्या होगा, वो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।